से एक केस स्टडी क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है कि आप जब भी कहीं जाते हो या जब भी कुछ करते हो तो सबसे पहले उसके रिगार्डिंग प्लान करते हो। तो प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व क्यों करता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो जो भी मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ सब ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे प्लानिंग की लिमिटेशन से एक क्वेश्चन पक्का बन के आता ही आता है। एक ऑफिस में, एक कंपनी में वर्किंग आवर सेट कर दिए गए कि हर एक एम्प्लॉय को सुबह 10 बजे आना है और शाम के 6 बजे जाना है। अब इसको बनाया एक बार, लेकिन ये बार बार काम आएंगे। किसी भी जियो की है सपोज कि हमें इंडिया में बस हमें ही बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ये उनकी स्ट्रैटेजी होगी। अब इस कंपनी को पता है कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई सामान आया वापस तो ठीक है, तो उसको रिफंड मिल सकता है, तो एक्सचेंज हो सकता है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो भैया आप जानो, आपके काम जाने। कुछ डाउट वगैरह पूछना है या उसे एक्सचेंज के लिए, उसे रिफंड के लिए अपने कपड़े लगाए हुए हैं, सामान लगाया हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी? हेलो माय पुगीज, की हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू नेक्स्ट अपॉर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज इस वन शॉट सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लानिंग। तो जनरली ये चैप्टर बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग है, साथ साथ में ये चैप्टर छोटा भी है, तो ये चैप्टर बच्चों को इतना परेशान नहीं करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इतनी टेक्निकलिटीज देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्लानिंग। प्लस साथ साथ में बच्चों, आपको एक और चीज बता दूं कि इस चैप्टर से एक केस स्टडी क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको उसी वक्त बताती जाऊंगी जब मैं उन टॉपिक्स को कवर अप करूंगी। अभी नहीं बताऊंगी, अभी बता दिया तो आप इधर से ही भाग जाओगे ना देख के, है ना, फिर क्या ही मतलब। तो आपको पहले समझाऊंगी कि ये टॉपिक क्या है, फिर बताऊंगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देर के हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली एक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लान, है ना। तो आपने देखा ही होगा कि आप जब भी कहीं जाते हो या जब भी कुछ करते हो तो सबसे पहले उसके रिगार्डिंग प्लान करते हो। जैसे कि यू आर इन 12th क्लास, है ना, यू विल बी अपियरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स इन February और मार्च, है ना। तो उस टाइम आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपको 90% लेके आने हैं, 95% लेके आने हैं, 98% लेके आने हैं, जो भी आपका टारगेट है, तो आपने सोचा था सबसे पहले कि मेरे को यार इतने % लेके आने हैं। ठीक है, फिर उसके रिगार्डिंग आप मेहनत कर रहे हो। तो आपको 95% जो भी आपका टारगेट है वो आपको फ्यूचर में चाहिए। आपका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, आपके एग्जाम्स फ्यूचर में होंगे, लेकिन तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी है ना। प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो। तो कर आप अभी रहे हो, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? आप कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। तो बस प्लानिंग भी वही है। तो एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक एंटरप्राइज में यही होता है कि सबसे पहले किसी ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है, कौन वो काम करेगा, कितने लोग वो काम करेंगे, कैसे हमें वो काम करना है। तो यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव हम फ्यूचर में करेंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग प्लानिंग, उसके रिगार्डिंग जो तैयारियां होती हैं वो कंपनी, वो बिजनेस पहले से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि प्लानिंग क्या बोला गया है, प्लानिंग में क्या बोला गया है। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। यानी प्लानिंग क्या डिफाइन करता है? प्लानिंग ये डिफाइन करता है पहले ही सोचना, पहले ही सोच के रख लेना कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, और किस द्वारा वो करना है, ये होता है प्लानिंग। जैसे कि मान चलो, एक आपको बिजनेस का ही एग्जांपल लेती हूँ। एक कंपनी ने अपना टारगेट सेट किया कि इस साल हमें 5 लाख यूनिट सेल करने हैं। कितने यूनिट सेल करने हैं? 5 लाख यूनिट हमें सेल करने हैं, है ना। कितने सेल करने हैं? 5 लाख यूनिट हमें बेचने हैं। कितने बेचने हैं? 5 लाख यूनिट हमें बेचने हैं। तो वो ठीक है, फ्यूचर में हम बेचेंगे, लेकिन हमें बेचने हैं 5 लाख यूनिट। उसको जो हमें 5 लाख यूनिट को जो हमें बेचना है, उसके रिगार्डिंग तैयारी वो पहले से ही शुरू कर देंगे। तैयारी कैसे करेंगे? 5 लाख यूनिट कब बिकेंगे? जब 5 लाख यूनिट बनेंगे, है ना। 5 लाख यूनिट अगर बेचने हैं, है ना, तो 5 लाख अगर बेचने हैं तो ऐसा नहीं है कि 2.5 या 3 लाख यूनिट ही हम बना देंगे। नहीं, अगर 5 लाख यूनिट को बेचना है तो आपको 5 लाख या उससे ज़्यादा के यूनिट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बोला जाएगा कि आपको 5 लाख यूनिट बनाने पड़ेंगे।
है ना, मार्केटिंग यूनिट को ये बताना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी मार्केटिंग करनी है ताकि लोगों को पता चल पाए और लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें, तभी हम 5 लाख प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दे दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाय हुम इट शुड बी डन, यानी कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, कौन सा इंसान क्या काम करेगा, ठीक है, ये उनको बता दिया जाएगा। तो प्लानिंग मतलब क्या है, प्लानिंग फ्यूचर का एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है, ठीक है। इसको अगर और आसान शब्दों में देखें तो और आसान शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, यानी हम आज कहाँ खड़े हुए हैं और हमें कल कहाँ पहुंचना है, उस आज और कल के रिगार्डिंग क्या करता है, एक ब्रिज को गैप कर देता है। यानी अगर आपको 95% लेके आने हैं अपने एग्जाम्स में, अपने रिजल्ट में, ठीक है, तो आपको 95% आपको लेके आने हैं, इसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दोगे। तो उस आज और कल के रिगार्डिंग इस गैप को ब्रिज करता है, उसको फिल करता है। इज इट क्लियर? जैसे कि कंपनी को अगर 5 लाख यूनिट्स को बेचना है, 5 लाख यूनिट को अगर बेचना है, तो आज उनके पास, है ना, आज उनके पास अगर मान चलो इतने यूनिट्स नहीं बेच पा रहे हैं और कल को जाके उनको 5 लाख यूनिट्स को बेचना है, तो उस आज और कल को रिगार्डिंग वो उस गैप को भी फिल करेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ? तो प्लानिंग बहुत ही ईजी मतलब है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है इसकी कि प्लानिंग क्या बोलता है, ब्रिज करता है इस गैप को कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और कल हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये सबसे ईजी डेफिनेशंस में से एक है, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये डेफिनेशंस लेके आई हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया है कि प्लानिंग का क्या मतलब है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कि प्लानिंग के क्या फीचर्स होते हैं। यानी यही होता है यार कि सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम उसके फीचर्स पे आ जाते हैं। तो बस यही इधर भी यही हो रहा है कि हमने जान लिया कि प्लानिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोले तो क्या नेचर है, बोले तो क्या इसका फीचर है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर आता है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने की तैयारी करता है। जैसे कि आपको 95% लेके आने हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको 95% लेके आने हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, आपको 95% लेके आने हैं, उसके रिगार्डिंग आप तैयारी पहले से ही शुरू कर दोगे। अगर एक कंपनी को 5 लाख यूनिट बेचने हैं, 10 लाख यूनिट्स को बेचना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसका टारगेट है, उसके रिगार्डिंग वो तैयारी पहले से ही शुरू कर देंगे। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो करना मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? फिर प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव दिस गोल्स। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव को निर्धारित किया जाता है। अब उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, क्या क्या उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, फिर वो सोचा जाता है। इज इट क्लियर? पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो भी देखा जाता है। जैसे कि अगर एक कंपनी को 5 लाख यूनिट्स को बेचना है, तो 5 लाख यूनिट को बेचना है, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और जो काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतने यूनिट बनाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट 5 लाख यूनिट को बेचेगा, ये सारी एक्टिविटीज हो गई उसकी। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो फिर क्या होता है, नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग। सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। यानी इस फंक्शन के बिना सारे फंक्शंस अधूरे हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था, आपको थोड़ा बताया था, बिकॉज उस चैप्टर में थोड़ा था कि सबसे पहले प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन आता है? सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग ही आता है। बिना प्लानिंग के सारे फंक्शंस अधूरे हैं, बिकॉज प्लानिंग में हम तय करते हैं, हम सोचते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे कि आपको 95% लेके आने हैं, तो सबसे पहले आपने सोचा कि मेरे को 95% लेके आने हैं। अब कैसे लेके आने हैं वो बाद की चीजें हैं। सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे को क्या करना क्या है। तो बस कंपनी में भी वैसा ही होता है। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाने का प्लान है ना, आपका मन कर रहा है कि घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं, है ना, ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, किस लोकेशन में जाना है, सबसे पहले आप ये सोचोगे। आपको शिमला जाना है, आपको गोवा जाना है, या आपको केरला जाना है, या आपको कहीं और जाना है, तो आप सबसे पहले उस लोकेशन के बारे में सोचोगे कि मेरे को जाना कहाँ है घूमने। फिर बाकी की चीज़ें अब जो आप बाद में करोगे, शॉपिंग करोगे, टिकट्स को बुक करोगे, देखोगे कि फ्लाइट अफोर्डेबल है या ट्रेन की टिकट अफोर्डेबल
टेबल है वो आप कंपेयर करोगे। तो ये चीज़ें बाद में आ गई, लेकिन सबसे पहले आपने क्या सोचा, सबसे पहले आपने ये सोचा कि मेरे को जाना कहाँ है। तो बस प्लानिंग में भी वही होता है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बोले तो सबसे बेसिक फंक्शन होता है। इसके बिना सारे फंक्शंस अधूरे होते हैं। इज इट क्लियर? प्लानिंग में हम तय करते हैं कि हमें करना क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में उसके रिगार्डिंग हम रिसोर्सेज वगैरह को असेंबल करते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, स्टाफिंग में फिर हम राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं, ऐसे ऐसे करते करते आगे के फंक्शंस में उनका काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्लानिंग में हमें सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्या है बोला गया है, ये बोला गया है कि प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। यानी जब भी मैनेजर अपना काम करता है तो सबसे पहले वो चीज़ों को प्लान आउट करता है। ठीक है, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। यानी कोई भी मैनेजर इस फंक्शन को इग्नोर किए बिना बाकी फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है, सबसे बेसिक फंक्शन है। ठीक है, इसलिए मैंने मीम लगाया है, पापड़ बोल रहा है, पापड़ नहीं है वो प्लानिंग है। ठीक है, इसको लिख देती हूँ, पापड़ नहीं वो प्लानिंग है। प्लानिंग ये बोल रहा है कि सबसे पहले मैं ही तो आया है ना, सबसे पहले इसलिए प्लानिंग ही आया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है परवेसिव। नेक्स्ट फीचर क्या है, परवेसिव। जैसे कि हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह ये पाया जाता है, हर जगह ये देखा जाता है। तो वैसे ही प्लानिंग भी परवेसिव है। प्लानिंग की भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। प्लानिंग की भी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। यानी हर जगह मुझे दिखे तू, हर जगह ये पाया जाता है। ठीक है, हर जगह ये पाया जाता है। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स। यानी ऐसा नहीं है कि बस टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, कंपनी के जो सीईओ हैं, सीएफओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बस वो जो बड़े लेवल के जो लोग हैं, टॉप लेवल के जो लोग हैं वही प्लानिंग करेंगे। बाकी के लोग तो, बाकी के जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स या जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो तो अपने एसी वाले कैबिन में ही बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, उनको भी अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्कोप में प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सिर्फ ये टॉप लेवल के मैनेजर का ही काम नहीं होता है, ये बाकी के लेवल्स के मैनेजर्स का भी काम होता है। इज इट क्लियर? सो इट इज नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भले ही ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप हो, ठीक है, इकोनॉमिक हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी प्रकार का मैनेजर हो, हर एक मैनेजर को अपने अपने एरिया में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने स्कोप में प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए फिर देखते हैं, इसका मीम बता देती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यानी प्लानिंग के यहाँ ऐसा ही होता है, आपको हर जगह प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैनेजर्स को तो करनी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन आम इंसान को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हमें कहीं घूमने जाना है, अगर हमें छुट्टी चाहिए ऑफिस से, है ना, तो भैया अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके पहले का हमारा ऑफिस का जितना भी काम होगा वो मुझे करके देना पड़ेगा। तो हम भी प्लानिंग करते हैं, आप भी प्लानिंग करते हो। तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है, इसलिए प्लानिंग की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोली गई है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, बोले तो फॉरवर्ड लुकिंग है, ये आगे की सोचता है। मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसकी डेफिनेशन समझा रही थी, प्लानिंग हम करते आज हैं, प्लानिंग हम करते आज हैं, लेकिन करते फ्यूचर के लिए हैं, है ना। जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख यूनिट्स बेचने हैं तो 2 लाख यूनिट बेचने हैं, ये इसका टारगेट है। लेकिन 2 लाख यूनिट्स बेचने हैं, उसके पहले भी बहुत सारे काम आते हैं। तो उससे पहले भी जितने भी काम आते हैं वो आज करेगा। ठीक है, एक मैनेजर आज करेगा ताकि वो 2 लाख, वो 5 लाख यूनिट्स एंड में बिक पाए। तो प्लानिंग की फ्यूचर के लिए जाती है, लेकिन करते हम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, सो ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस एंड अजम्पशंस फॉर फ्यूचर। तो हर एक मैनेजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, देखता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ एजम्पशंस बनाता है। एजम्पशंस यानी कुछ अपने क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एज्यूम करता है कि क्या हो भी सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये एज्यूम करता है। ठीक है, एजम्पशंस लगाता है, कुछ प्रेडिक्शंस बताता है, देखता है कि पिछले साल कैसे हुआ था, मार्केट कैसे चल रहा है, तो क्या हो सकता है, फॉरकास्ट करता है बोले तो। ठीक है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली प्रेडिक्शन लगाता है। सो इट इम्प्लाइज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रेडिक्टिंग इट। यानी वो इसलिए करता है बिकॉज फ्यूचर में उसको अपना टारगेट अचीव करना होता है, इसलिए उसके रिगार्डिंग उसको कैसे काम करना है, कैसे काम करने के लिए वो मार्केट को देखता है, प्रेडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है और वैसे उस हिसाब से फिर वो काम करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर क्या है फीचर? फिर है कि प्लानिंग कंटिन्यूअस है, यानी ऐसा नहीं है साल में एक बार प्लानिंग की और जाके फिर मैनेजर बैठ गए अपने एसी वाली कैबिन में, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग कंटिन्यूअस है,
इसकी ज़रूरत हर कदम पे देखी जाती है। ऐसा नहीं है एक बार कर दिया, 1 महीने में प्लानिंग कर दी, ठीक है, या साल में या 6 महीने में एक बार प्लानिंग कर दी और छुट्टी हो गई। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। हर कदम कदम पे एक मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है। उसको लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, मीडियम टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। अगर एक प्लान अचीव हो जाता है तो उसके बाद तुरंत उसको दूसरा प्लान बनाना पड़ता है, उसी प्लान को उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार प्लान बनाया और आपकी छुट्टी हो गई। नहीं, हर कदम कदम पे उसके नेचर के रिगार्डिंग, काम के नेचर के रिगार्डिंग एक मैनेजर को शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने पड़ते हैं, मीडियम टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? सो प्लान स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मंथ के लिए भी हो सकते हैं, है ना, 1 महीने के लिए भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, एनुअली बोले तो ईयरली भी हो सकते हैं, जिसके मैंने आपको बताया ही था। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। जैसे ही एक प्लान मीट होता है, जैसे ही एक प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, वो अकम्प्लिश हो जाता है या वो खत्म हो जाता है, तो तुरंत उसके बाद एक मैनेजर को न्यू प्लान बनाना पड़ता है, या जो प्लान चल रहा था पहले, जो प्लान उन्होंने ऑप्ट किया हुआ था, उस प्लान में कुछ एडिशंस डिलीशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, बोले तो उस प्लान को मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर इस फीचर में, और आगे एक और फीचर बताऊंगी, उस फीचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और सीबीएसई क्या करता है, 1 मार्कर में अक्सर यही 2 फीचर फंसाता है और बच्चों से पूछता है बताओ डिसीजन मेकिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है। अक्सर सीबीएसई बच्चों के साथ इसी क्वेश्चन पे पंगा लेता है, तो आपको अभी इसी वे में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व क्यों करता है? बिकॉज वी हैव टू डिसाइड, ए मैनेजर हैज टू डिसाइड कि उसको करना क्या है। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं। अब उन 10 तरीकों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, उन 10 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा, ये एक मैनेजर को ऑप्ट करना पड़ता है, ये एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। तो क्या बोला गया है, प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। कैसे? The planning function is needed only when different alternatives are available and the managers have to select most suitable alternative। यानी प्लानिंग फंक्शन की जरूरत तब ही होती है जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस एक मैनेजर के सामने हो और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा वो सेलेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर उसको कोई ऑप्शन दिखने में अच्छा लग रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा, नहीं। एक मैनेजर को हर एक ऑप्शन के प्रॉज एंड कॉन्स को पढ़ना पड़ता है। वो आपको मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी। लेकिन क्या बोला गया है, अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उस बहुत सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, बट इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सामने कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, कुछ तरीका दिख ही नहीं रहा कि करना कैसे, तो फिर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे तरीके हैं, जिसके एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन 10 तरीकों में से, उन बहुत सारे तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वो एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कुछ करते जाएंगे, एक्सपीरियंस, अपने लॉजिक्स, अपना माइंड, अपना ब्रेन, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है। हाँ, उसको रैशनल डिसीजन मेकिंग, हाँ भैया क्या अच्छा है, तो उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उसको अपना लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें बहुत सोचना पड़ता है, विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, जिसमें बहुत सारा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग के बारे में बात की जाती है। आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है, आपको सिस्टमैटिक वे में क्या अच्छा है उस तरीके में सोचना पड़ता है, ना कि गैसवर्क या विशफुल थिंकिंग के अकॉर्डिंग। गैसवर्क बोले तो तुक्का मार दिया कि ये अच्छा लग रहा है, चलो ना यार ये अच्छा लग रहा है तो उसको इसी प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं, या विशफुल थिंकिंग, मेरा मन बोल रहा है कि ये अच्छा होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, देखना है, आपके अपने दिमाग का यूज करना है। ठीक है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है, तभी जाके आपको बेस्ट प्लान मिल पाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। देखो बेटा,
इसमें क्या होता है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है, यानी जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको डिसाइड करना पड़ता है, तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, फिर मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है बिकॉज इसमें आपको अपने लॉजिक्स, अपने दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये मेंटल एक्सरसाइज है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सीबीएसई अक्सर इसी फीचर्स में से क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, बिकॉज उसको पता होता है बच्चे अटकेंगे, बच्चे गलत कर देंगे, इसलिए जान के सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन करता है। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको गलत आंसर नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस, सबसे पहली सिग्निफिकेंस यही होती है कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग एक दिशा दिखाता है, यानी करना क्या है ना, करना क्या है जब हमें बताया जाएगा, जब हमें पता होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तभी हम उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। फॉर एन एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय को पता होगा, अगर एक मैनेजर उसको बताएगा अपने एम्प्लॉय को, या अगर एक मैनेजर को खुद को भी पता होगा कि मेरा टारगेट ये है कि मेरे को इतने यूनिट्स बेचने हैं, ये उसका टारगेट होगा, है ना, तो उसी टारगेट के रिगार्डिंग वो काम करेगा। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं तो वो काम क्या करेगा? तो क्या बोला गया है, जो प्लानिंग है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दिशा दिखाता है कि आपको करना क्या है एक्चुअली। इफ देयर इज नो टारगेट, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, तो इंसान कुछ करेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? देखो, तो प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट्स की, स्टेटिंग द गोल्स इन एडवांस, यानी एम्प्लॉय को क्या करना है उनके गोल्स को बता के उसी के रिगार्डिंग एक एम्प्लॉय अपने एफर्ट लगाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, आपको पढ़ाना हमारा टारगेट है, हमें वन शॉट की वीडियोस देनी है, तो ये हमारा टारगेट है। अब हमें बताया जाएगा कि आपको ये करना है, तभी हम पढ़ाएंगे, तभी हम आके वन शॉट की वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें बोला ही नहीं जाएगा कि आपको वन शॉट की वीडियोस देनी है ना, तो हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, फिर हम तो बैठे रहेंगे। तो पहले बताया जाता है कि आपको क्या करना है, देन उसके रिगार्डिंग एक इंसान, एक एम्प्लॉय काम करना शुरू करता है। ठीक है, फिर if goals are well defined, employees are aware of what organization have to do and what they must to do achieve these goals। अगर goals well defined होते हैं तो एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे वो गोल्स अचीव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज यही होती है कि प्लानिंग डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। जब ऑब्जेक्टिव, जब टारगेट, जब गोल क्लियर होता है, सेट होता है, तो उसी के रिगार्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कुछ चैलेंज भी आ सकता है, कुछ थ्रेट भी आ सकता है। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत डायनामिक है, उसकी वजह से, बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप उन खतरों से बच भी सकते हो। इफ योर प्लानिंग इज गुड, तो प्लानिंग आपको किससे भी बचाता है? प्लानिंग आपको अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में भी मददगार साबित होता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है ना, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए आगे काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना, तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं वहीं से रिड्यूस हो जाती है काफी। ठीक है, सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment। यानी एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है, कुछ assumptions बनाता है, कुछ फोरकास्ट बनाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, देखता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रेडिक्शंस बनाता है, एंड उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करके वो अनसर्टेनिटीज को, बोले तो कुछ चैलेंजेस को या थ्रेट्स का जो डर होता है वो भी कम कर देता है। इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अगर आप अभी से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, और एकदम से आपकी क्लास टीचर या कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपकी क्लास में और उसने बोला कि आज मैं आपको सरप्राइज टेस्ट लूंगी, है ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, बिकॉज आपकी प्लानिंग सही चल रही है। लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ के ही नहीं रखा हुआ है, जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, जो तो बस अपनी मस्ती में ही आगे बढ़ रही है, तो उन बच्चों की तो बैंड बज जाएगी टेस्ट में, सरप्राइज टेस्ट में। क्यों? बिकॉज उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ढंग से, है ना। तो प्लानिंग क्या करता है? अनसर्टेनिटी के रिस्क को अवॉइड करता है, कम कर देता है। अवॉइड तो नहीं करता कंप्लीटली, है ना, बट उसको कम कर सकता है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है। देखो देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या काम करना है, अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या काम करना है तो वो वही काम करेगा, है ना। उसको वही काम दिया जाएगा जिसको एक्चुअली में आता है, वो वही काम करेगा जो उसको बोला गया है, जो उसको आता है ना। वो किसी और का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है तो उसके मन में जो आएगा वो करेगा। हो सकता है वो ऐसा काम कर दे जो कोई और इंसान भी कर रहा है, तो टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगी, एफर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह वेस्ट होंगी, है ना। काफी ऑर्गेनाइजेशन का भी वक्त जाएगा, उस इंसान उस एम्प्लॉय का भी वक्त जाएगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी, एक्टिविटीज वेस्ट होंगी, ओवरलैप होंगी, एक ही चीज बार बार होगी, है ना। लेकिन अगर प्लानिंग अच्छी है, अगर प्लानिंग अच्छी है, अगर एम्प्लॉइज को बताया गया है दैट दिस इज योर टारगेट, यू हैव टू डू दिस, तो एम्प्लॉय को पता होगा कि हाँ भैया मेरे को तो ये काम करना है, तो चीजें ओवरलैप होंगी ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या मान चलो परचेस डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आपको सामान को खरीद के लेके आना है ना, आपको रॉ मटेरियल वगैरह को खरीद के लेके आना है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि जो सामान परचेस डिपार्टमेंट खरीद के लेके आया है उस सामान से आपको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना है, आपको एक्चुअली में सामान बनाना है, ठीक है। अगर मान चलो दोनों को कुछ बताया ही नहीं गया, दोनों कुछ बताया ही नहीं गया, और परचेज डिपार्टमेंट चला गया सामान खरीदने, फिर पता चला एक दिन बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी चला गया सामान खरीदने, तो परचेज डिपार्टमेंट भी सामान लेके आ गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सामान लेके आ गया, तो चीजें ओवरलैप हो गई, है ना, पैसा वेस्ट हो गया, डबल खर्चा हो गया, तो चीजें वेस्ट हो गई। लेकिन अगर बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है तो इंसान डिपार्टमेंट वही काम करेगा और चीजें वेस्ट नहीं होंगी। इज इट क्लियर? सो प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट करता है कि क्या करना है, किसके द्वारा करना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो, ताकि वही चीजें ओवरलैप ना हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, बोले तो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। देखो प्लानिंग क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, बिकॉज उसमें हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है, हमें कुछ तुक्के नहीं मारने पड़ते हैं, हमें अपने लॉजिक्स, हमें अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, ना कि कुछ मन में आ रहा है वो कर लो, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम फ्यूचर में ये पढ़ चुके हैं। तो प्लानिंग में एक इंसान को, एक मैनेजर को अपना दिमाग यूज करना पड़ता है, अपनी क्या है इसकी वजह से क्या बन जाता है, प्लानिंग की इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बन जाती है, एक दिमाग से रिलेटेड गतिविधि, है ना, दिमाग से रिलेटेड बौद्धिक गतिविधि, बौद्धिक प्रोसेस, बौद्धिक मतलब होता है इंटेलिजेंट, आई गेस, है ना, इंटेलिजेंट ही होता है। अगर नहीं पता, अगर आपको कुछ और पता है इसकी मतलब, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। बट जहाँ तक मेरी इंग्लिश है तो मेरे को इतना ही पता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, बौद्धिक, है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, जो दिमाग से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें दिमाग का उपयोग होता है, यू हैव टू यूज अ थिंकिंग, तो ये दिमाग से रिलेटेड है, इसलिए एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, और इसलिए काफी अच्छे आइडियाज बाहर निकलने का स्कोप होता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, है ना, जब हम ज्यादा सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं। अगर हम कुछ सोचते ही नहीं है तो हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि आप अपने दिमाग का जितना उपयोग करोगे आपका दिमाग उतना ही अच्छा होगा। तो बस वही बात है कहीं ना कहीं, कि अगर आप अपने दिमाग को दौड़ाओगे, अगर आप दिमाग को अच्छे से दौड़ाओगे, तो आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव इनोवेटिव न्यू आइडियाज आएंगे, और प्लानिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो क्या है, सो देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। यानी एक काम कैसे हो सकता है, किस तरीके में अच्छा हो सकता है, किस तरीके में बेहतरीन हो सकता है, किस तरीके में सबसे बेस्ट वे में हो सकता है, ये हम प्लानिंग के जरिए फिगर आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बोलती है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। ये भी चीज हम फीचर में ही पढ़ के आ चुके हैं। मैंने आपको उसमें भी क्या बताया था कि एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसके सामने क्या ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को, जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव उसके लिए बेस्ट रहेगा। ही हैव टू डिसाइड दिस। तो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग को ऐसे प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है।
देखो, as in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. These predictions and goals help the manager to take फास्ट एंड रैशनल डिसीजंस। क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, जो गोल्स होते हैं एडवांस में सेट किए जाते हैं कि हमें क्या करना है और उसके रिगार्डिंग काम किया जाता है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ये देखता है, प्रेडिक्शंस बनाता है, देखता है, प्रेडिक्शन बनाता है, कुछ फोरकास्ट करता है, अलग अलग ऑप्शंस को, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को देखता है और जो बेस्ट डिसीजन होता है वो उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करता है। बोला जाए कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए एक बेस सेट करता है, एक बेस सेट करता है ना। अगर प्लानिंग ही नहीं की जाएगी तो कंट्रोलिंग कैसे होगी। आपको सबसे पहले, क्योंकि अभी अपने कंट्रोलिंग वाला चैप्टर आई गेस नहीं पढ़ा होगा, तो कंट्रोलिंग का मतलब समझा देती हूँ। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है जो हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड था एक कंपनी का कि उसको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। कितने? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन एक्चुअल आउटपुट निकल के कितना आया? एक्चुअल आउटपुट निकल के आया 6,000 यूनिट्स का। कितना? 6,000 यूनिट्स का आउटपुट निकल के आया। स्टैंडर्ड क्या था? 10,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था। बोले तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि भैया 10,000 यूनिट्स क्या बनाने हैं। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या निकल के आया? महीने के बाद, 1 महीने का टारगेट था एक कंपनी का, एक डिपार्टमेंट का, कि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन जब 1 महीना खत्म हुआ तो पता चला, तो जाके देखा कि भैया बस 6,000 यूनिट्स ही बन के निकले हैं। तो ये 6,000 यूनिट्स बन के क्यों निकले हैं, है ना, ये 6,000 यूनिट्स बन के क्यों निकले हैं? क्या कमी रह गई है और इस कमी को हम कैसे सुधार सकते हैं अगली बार के लिए। ये चीज़ आती है आपकी कंट्रोलिंग में। यानी कंट्रोलिंग में ये मेजर किया जाता है कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वो हमारे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कितना कम है, कितने डेविएशन है। अगर डेविएशन ज़्यादा है, अगर मेजर डेविएशन है, ज़्यादा डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? मेजर डेविएशन। अगर ज़्यादा डेविएशन है तो क्यों है, क्या गलती हो गई और कैसे हम उस गलती को आगे के लिए सुधार सकते हैं। तो ये जो डेविएशन निकल के आया है, ये है 4,000 यूनिट्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, 4,000 यूनिट्स का क्या निकल के आया है? डेविएशन निकल के आया है। जितना फर्क निकल के आता है, जितना कम परफॉर्मेंस आया है, उतनी चीज का डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग आपका ये होता है। अब देखो तो आप सोच सकते हो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे रिलेटेड है। अगर हम टारगेट को सेट ही नहीं करेंगे, टारगेट को हम कहाँ सेट करते हैं? टारगेट को हम सेट करते हैं प्लानिंग में। अगर हम प्लानिंग में टारगेट को सेट ही नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग में जाके किससे मेजर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, है ना। प्लानिंग में क्या किया जाता है? टारगेट को सेट किया जाता है। कंट्रोलिंग में मेजर किया जाता है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो प्लान परफॉर्मेंस से, वो स्टैंडर्ड से, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कितना कम आया है। तो अगर हम प्लानिंग में टारगेट को सेट ही नहीं करेंगे तो कंपेयर किसके साथ करेंगे? ठीक है, तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किससे मांगोगे? ये बात आती है। इज इट क्लियर? सो कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट एंड इफ देयर इज वेरिएशन, यानी बोले तो इफ देयर इज डेविएशन को वेरिएशन भी बोला जाता है। डोंट वरी, ठीक है, कोई अलग वर्ड नहीं है। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है कि प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट में कितना फर्क आया है, ठीक है, बिटवीन बोथ। देन फाइंड आउट रीजंस फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग मेजर्स टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान। फिर ये देखा जाता है कि जो डेविएशन आया है, जो वेरिएशन आया है, जो कम रिजल्ट आया है, वो क्यों आया है, किसकी वजह से आया है, और जो वजह होती है उसको फिगर आउट की जाती है ताकि वो वजह आगे के लिए फिर से रिपीट कहीं ना हो जाए। इज इट क्लियर? तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किससे मांगोगे? इसलिए बोला गया है प्लानिंग बेस सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। इज इट क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। चलो फटाफट नोट कर लो और इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, सो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो जो भी मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ सब ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे प्लानिंग की लिमिटेशन से एक क्वेश्चन पक्का बन के आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन बोले तो सबसे पहली ड्रॉबैक,
लिमिटेशंस मतलब क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, ठीक है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक आपका ये है कि प्लानिंग रिजिडिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। देखो क्या होता है ना, अगर एक बार प्लान बना दिया जाए, अगर एक बार प्लान बना दिया जाए, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म प्लान्स की, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स को चेंज करना, मॉडिफाई करना फिर बहुत दिक्कत देता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट ना के बराबर ही होता है। तो प्लानिंग की वजह से कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाती है, हम एक दायरे में ही बन जाते हैं कि जो सेट कर दिया भैया वैसा ही करना पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में और बड़े बड़े प्लान्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अगर एक बार प्लान बना दिए जाएं, सो द मैनेजर में नॉट बी इन ए पोजीशन टू चेंज देम, तो मैनेजर फिर उतनी पोजीशन में, उस पोजीशन में नहीं आता है कि वो उस प्लान को चेंज कर पाए, ठीक है। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग positive result for organization. This kind of rigidity in plan may create डिफिकल्टी। अब फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान, यानी जो आपने सोच के रखा था, अगर आप उसी प्लान पे आंख बंद करके उसी को फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है आपका रिजल्ट निकल के ना आए। तो बोला गया है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं रिजिडिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या है कि प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता कभी कभार। देखो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या है, डायनामिक है। हम ये चैप्टर 3 में ही पढ़ के आ चुके हैं, बिकॉज इसमें चेंजेस बहुत ही रैपिडली हो रहे हैं, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है इसमें चेंजेस, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, एक मैनेजर, एक कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट दे देती है, बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत सॉलिड प्लानिंग करती है, लेकिन फिर भी उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ही बहुत डायनेमिक है। कभी कभार वो अपना जी जान लगा देते हैं, सबसे बेस्ट दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्लान चौपट पड़ जाते हैं, बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कभी ना कभार ऐसे चैलेंजेस थ्रो कर देता है। जैसे कि कोविड का आना, क्या किसी को सपना आ रहा था कि कोविड आएगा, है ना? किसी को नहीं पता था कि एकदम से कोविड आ जाएगा और सब बिजनेस, सब दुकानें कुछ महीनों के लिए ठप पड़ जाएंगी, बिल्कुल बंद पड़ जाएंगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो उस वक्त कितने लोगों का नुकसान हुआ था, आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का नुकसान हुआ था। वो कोविड का आना क्या है, वो कोविड का आना डायनामिक चेंज ही है, डायनामिक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। So, business environment is very dynamic as there are changes continuously taking place in economic, political and legal environment. Business environment हमारा बहुत ही dynamic है because इसमें changes बहुत frequently हो रहे हैं, ठीक है। तो plans may fail if the changes are very frequent. तो plan आपके fail भी पड़ सकते हैं अगर changes बहुत ही frequently हो रहे हैं, ठीक है। Planning cannot foresee everything and thus there may be obstacles to effective planning. अब planning, अगर आप अच्छी planning कर रहे हैं तो ठीक है, आप काफ़ी हद तक आप चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 100% उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप उसको 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप कितना ही देख लोगे, दुनिया इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है, आप कितनी ही प्लानिंग कर लोगे। आप कर सकते हो, कुछ चैलेंजेस को आप मीट कर सकते हो, लेकिन आप 100% चैलेंजेस को फेंक नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? तो प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करती है मैम? आपने तो बोला था, इंपॉर्टेंस में ये बोला था कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, आपने तो अभी ये बोला था। अब ये क्यों बोल रही हो कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है? क्यों, क्या होता है बच्चों, क्या होता है अक्सर कंपनीज में, क्या होता है, जो प्लान्स होते हैं, है ना, जो बड़े प्लान्स होते हैं, जो कंपनी के रिगार्डिंग प्लान्स होते हैं, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड जो बेचारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं या जो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल की अगर स्पेशली मैं बात करूँ, उन बेचारों को तो कोई हक होता ही नहीं है बोलने का। वो ये सोचते हैं कब टॉप लेवल के द्वारा प्लान बन के आएगा और हम आंख बंद करके उस प्लान को फॉलो करेंगे। उनको बोलने का इतना हक होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि उनको बोलने का हक नहीं दिया जाता है, उनकी राय नहीं सुनी जाती है, तो अपना दिमाग चलाते ही नहीं है। वो ये सोचते कि हमारी तो सुनी जाएगी नहीं यार, तो हम क्यों अपने कंपनी के बारे में सोचे, जो हमें बोला जाएगा हम तो वही उसको चुपचाप फॉलो कर लेंगे। तो ऐसे में जब इंसान सोचना बंद कर देता है तो उसकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो बस वही बात इधर आ रही है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान्स आर मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। ज्यादातर प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जस्ट इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और ब्लाइंड फॉलोअर्स यानी अंधे फॉलोअर्स की तरह, है ना, अंधे फॉलोअर्स की तरह प्लान को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनका इनिशिएटिव, उनकी क्रिएटिविटी जो उनमें होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट
फिर नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है, यानी प्लानिंग में बहुत खर्चे हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के दिन में हो जाएगी, नहीं, कभी कभार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े मीटिंग्स या बड़े बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अगर मैं बात करूं स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो महीनों लगा देते हैं एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जियो ने 5G लेके आया था, तो ऐसा है कि उसने एक रात में ही सोच लिया था मुकेश अंबानी ने कि हम तो 5G लेके आ रहे हैं, नहीं, उसके पहले भी सालों तक, या शायद महीनों तक, काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे वक्त तक उनकी मीटिंग्स वगैरह चली थी। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं उनके साथ मीटिंग होना, उसके खर्चे इन्वॉल्व होना, एक बार डेमो लेके देखना, उसमें खर्चा जाना, अगर कोई टॉप लेवल के मैनेजर्स कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उनको लेके आना, उनकी फ्लाइट्स वगैरह की टिकट्स बुक करना, मीटिंग्स वगैरह का खर्चा, उनको फिर कुछ खिलाना पिलाना, उनको रुकाना, उनका स्टे करवाना, बड़े बड़े होटल्स में उनका स्टे करवाना, तो कंपनी का भी पैसा जाता है। तो प्लानिंग में बहुत खर्चा इन्वॉल्व है, ठीक है, डेमो वगैरह लेके देखना। सो क्या बोला गया है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन होती है प्लानिंग में, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम यानी मीटिंग्स में, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे बात करने में बहुत खर्चा जाता है, ठीक है। और अगर प्लान को सक्सेसफुल बनाने में या प्लानिंग के दौरान ही एक बार इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, शुरुआती जांच करनी पड़ती है, ठीक है, शुरुआती जांच करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत खर्चा जाता है। इज इट क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी अभी मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि प्लान एक दिन में बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लान एक दिन में बन जाते हैं। प्लानिंग में बहुत वक्त लगता है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है, स्पेशली अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो वो एक दिन में बन के तैयार नहीं हो जाते हैं, उसमें बहुत वक्त लगता है। इसलिए प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोली गई है। सो प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। यानी ये देखने के लिए कि इतने सारे ऑप्शन जो हमारे सामने हैं, इतने सारे ऑप्शन जो हमारे सामने हैं, उनमें कितना, उसको सेलेक्ट करने में, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में कितना वक्त लगेगा, तो ये भी, इसमें भी वक्त जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग 100% आपको सक्सेस नहीं देती है। प्लानिंग 100% या 100 टाइम्स आपको सक्सेस नहीं देती है। कभी कभार मैनेजर्स क्या करते हैं, जो प्लान्स वो पहले फॉलो करते आए हैं, है ना, जो प्लान्स वो पहले फॉलो करते आए हैं उसी प्लान को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ये प्लान पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले काम किया था तो अभी भी काम कर जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने प्लान्स भी अमेंड करने पड़ते हैं, उस हिसाब से अपने प्लान्स को भी ऑल्टर करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग आपको हर बार सक्सेस दे, ठीक है। तो समटाइम्स मैनेजर्स हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो कभी कभार मैनेजर्स को ये गलत भावना होती है उनके अंदर कि भैया जो प्लान्स पहले सक्सेसफुल साबित होते आए थे वो इस बार भी सक्सेसफुल ही साबित होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एज देयर आर सो मैनी अदर अननोन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, बिकॉज उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है ना। अगर उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया तो हो सकता है आपकी प्लानिंग चौपट पड़ जाए, आपकी प्लानिंग पूरी फेल हो जाए। इज इट क्लियर? तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो यहाँ तक। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स, यानी प्लानिंग की क्या प्रोसेस है। बच्चों हम फीचर्स को या कुछ और चीज़ को या इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को जंबल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस है तो आपके ये जो स्टेप्स हैं इनको आप जंबल नहीं कर सकते। आपको सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा अगर एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो इसका निमोनिक मैंने बनाया है एस डाइस इफ, है ना, ये इसका निमोनिक रहेगा। एस स्टैंड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एज ही करके और भी निमोनिक्स हैं, ठीक है, ये फॉलो करेगा। एस डाइस इफ इसका निमोनिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी सबसे पहले प्लानिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि हमें करना क्या है, एक मैनेजर को करना क्या है, एक कंपनी को करना क्या है, यानी अपने टारगेट को सेट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है।
इज इट क्लियर? सो इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर की शुरुआत कहाँ से होती है? मैनेजर की शुरुआत होती है अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने की। अब ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव ऐसे एंड गोल्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग सारी एक्टिविटीज, सारे एफर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव या गोल स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, और जो सारी मेहनतें चल रही हैं, सारे एफर्ट्स, सारी जो एक्टिविटीज चल रही हैं, उसका एंड गोल क्या रहेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट फॉर एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ए डिपार्टमेंट और ए यूनिट। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो एक डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक यूनिट के भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें इस साल सबसे ज़्यादा कार्स को प्रोड्यूस करके बेचना है, यानी इंडिया में लीड करना है हमें इस साल में। अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से XYZ कोई कंपनी है ना, तो उस कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस साल भारत में सबसे ज़्यादा कार्स को प्रोड्यूस करके बेचना है। ठीक है, फिर उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी अलग अलग गोल्स होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये गोल होगा कि हमें इस बार 10 लाख कारें बनानी है, हमें बहुत अच्छी कार्स बनानी है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि हमें 8 लाख या 10 लाख कार्स को बेचना है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी अलग गोल हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही गोल हो। ऑब्जेक्टिव कैन वैरी। इज इट क्लियर? फिर क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, वो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा सेट किए जाते हैं। एंड जो डिपार्टमेंट्स के जो गोल होते हैं वो जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स द्वारा ही सेट किए जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या गोल रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको प्रोडक्शन मैनेजर ही सेट करेगा। इज इट क्लियर? फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको फाइनेंस मैनेजर ही सेट करेगा, तो उसको मिडिल लेवल मैनेजर सेट करते हैं। ठीक है, फिर however all department needed contribute to organization objectives are plan that needs to be drawn up। लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है हमें इसमें भी कंट्रीब्यूट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी का ये गोल है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये गोल है कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छी कार्स को प्रोड्यूस करके सबसे ज़्यादा कार्स को बेचना है इस साल में, यानी इंडिया में लीड करना है। अब वो कंपनी लीड कैसे करेगी इंडिया के मार्केट में? तभी लीड कर पाएगी ना जब वो अच्छी अच्छी कार्स बनाएंगे, जब वो अच्छी कार्स को बना के बेचेंगे। इज इट क्लियर? तो ये सेल्स डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेक श्योर करना है कि वो उनके अलग अलग गोल्स हो, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो, और जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव्स का टारगेट, उन ऑब्जेक्टिव्स का एंड गोल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप होता है, अब ये सेट कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, अब उसके रिगार्डिंग कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। तो बस वही एजम्पशंस आपके प्रेमाइसिस को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो प्रेमाइसिस मतलब क्या होता है? प्रेमाइसिस मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग एजम्पशंस को ड्रॉ आउट करना, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, है ना, क्या डूस है, क्या डोंट्स है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, क्या उसको फोरकास्ट करने के रिगार्डिंग जो भी एजम्पशंस बनाए जाते हैं वो होते हैं प्रेमाइसिस। ठीक है, तो प्रेमाइसिस बेस होते हैं जिससे प्लान बनाया जाता है। प्रेमाइसिस क्या होते हैं? बेस होता है जिस पे प्लान बनाया जाता है। यानी अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है कि हमें भारत में, हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्स बना के बेचनी है, यानी इंडिया में हमें लीड करना है, तो वो ये भी देखेगी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर में क्या हो सकता है। आजकल जनरली जो पब्लिक है वो कौन सी कारों को ज़्यादा पसंद कर रही है, इलेक्ट्रिक कार को, डीजल कार को, पेट्रोल कार को, CNG कार को, है ना, तो वो देखेगी कि पब्लिक का टेस्ट कैसा है, लोगों का टेस्ट कैसा है, उस हिसाब से वो काम करेगी। तो ये फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशंस बनाएगी। इज इट क्लियर? फिर एजम्पशंस क्या होते हैं? फोरकास्ट के रूप में बोले तो एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो फोरकास्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये एक तरीका होता है जिससे मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल बताया कि वो देखेंगे कि मार्केट में और कौन लीड कर रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या टेस्ट है ना, फैशन सेंस क्या चल रहा है, कंज्यूमर्स का क्या प्रेफरेंस चल रहा है आजकल, है ना, एक गाड़ी कितना माइलेज देगी, ये सारे और बाकी पब्लिक की इंफॉर्मेशन को भी वो एनालाइज करेंगे और ये सारी चीजें फोरकास्टिंग में आती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो प्रेमाइसिस में क्या किया जाता है? प्रेमाइसिस में फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस बनाए जाते हैं, मार्केट को पढ़ा जाता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। इज इट क्लियर?
फिर थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखो बच्चों, एक काम को करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करना इस स्टेप में किया जाता है। जितने भी ऑप्शंस, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स एक कंपनी के सामने होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, बोले तो उनकी एक लिस्ट क्रिएट की जाती है, उनकी एक लिस्ट क्रिएट जाती है कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, बोले तो अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को सेटअप करने के बाद मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उन सारे तरीकों को क्या करती है, सारे तरीकों को मैनेजर क्या करता है, लिस्ट आउट करता है, सारे तरीकों को नोट डाउन करता है। इज इट क्लियर? अब देखो, अब क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, फिर प्रेमाइसेस को डेवलप किया, यानी इन्फॉर्मेशन वगैरह को गैदर किया, फोरकास्टिंग की, फिर हमने ये देखा कि एक काम को करने के कौन से तरीके हो सकते हैं, यानी उन सब चीज़ों की हमने लिस्ट बना ली। अब हम देखेंगे स्टेप के बाद, अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ऑप्शंस लिए हैं, ये जो हमने ऑप्शंस अपने सामने बनाए हैं, इन ऑप्शंस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, इन ऑप्शंस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रोज हो सकते हैं एंड इन ऑप्शंस के क्या कॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, सो एवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द assumptions supporting them, the manager starts evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of एवरी अल्टरनेटिव। यानी जो मैनेजर ने इतने सारे ऑप्शन अपने सामने रखे थे, अगर उसके सामने 10 ऑप्शन है, उसने 10 ऑप्शन की लिस्ट बनाई थी, तो अब 10 ऑप्शन को इवेल्यूएट करेगा, देखेगा कि क्या उन ऑप्शंस के, क्या उन 10 ऑप्शंस के क्या प्रोज हैं एंड क्या उन 10 ऑप्शन के कॉन्स हैं, है ना, यानी क्या उसके फायदे हैं, क्या उस नुकसान है। सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से इवेल्यूएट करेगा, सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ेगा। अब इतना भी हो गया, पढ़ लिया, इवेल्यूएट कर लिया ऑल्टरनेटिव को। अब वक्त आ जाता है कि उन सारे ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आया है, सारे ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आया है ना, उसको सेलेक्ट कर लें। सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया, ये देख लिया कि क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। ठीक है, तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है, E = mc² है या a+b² हम लगाएंगे तो हमारा जो बेस्ट फॉर्मूला होगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, वो निकल के आ जाएगा। नहीं, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर से वही बात आ जाती है कि मेंटल एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग नो वन अल्टरनेटिव, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कैन आल्सो बी सेलेक्टेड। अगर कभी कभार सारे ऑप्शंस में कुछ फायदे हैं, सारे ऑप्शन में कुछ नुकसान है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, अलग अलग फायदे, अलग अलग नुकसान को अलग करके जो अलग अलग ऑप्शन से फायदे निकल रहे होते हैं, उसको सम अप करके एक ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी वो करते हैं अगर कोई एक स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव उनको नहीं दिख रहा। चलो, अब ये भी हो गया, अल्टरनेटिव को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे इतना कुछ हो गया, प्लान को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। यानी इतना कुछ अब हो गया, अब एक्चुअली में प्लान को एक्शन में लाया जाता है। जो मैनेजर्स होते हैं जो उन्होंने प्लान सेट किया होता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। यानी अभी तक जो प्लानिंग चल रही थी वो टॉप लेवल के मैनेजर्स खुद ही कर रहे थे, खुद ही बातें अपने बीच में रख रहे थे, लेकिन अब वो जो चीज़ें उन्होंने ड्रॉन आउट की हैं, प्लान जो ड्रॉन आउट किए हैं, अब उन चीज़ों के बारे में बताना अपने एम्प्लॉयज़ को भी शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताना शुरू कर देंगे, बिकॉज एक्चुअली में एम्प्लॉयज़ ही उन चीज़ों को करते हैं, है ना। टॉप लेवल ने तो सोच लिया कि हमें इस साल इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्स को प्रोड्यूस करके बेचना है, लेकिन कार बनाएगा कौन, कार तो वही लोग बनाएंगे, उनके वर्कर्स एम्प्लॉयज़ बनाएंगे ना, है ना, वही बनाएंगे। तो उनको भी तो बताना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उनको बताया जाता है प्लान के बारे में, यानी प्लान को बेसिकली एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर अब इतना हो गया, अब ऐसा नहीं है कि उनको बता दिया तो छुट्टी हो गई, मैनेजर्स की छुट्टी हो गई, मैनेजर ने बता दिया कि देखो भैया हमने ये सोचा है कि इस साल हमें इंडिया में लीड करना है, और ये चीज़ बोल के अपने AC वाले कैबिन में जाके बैठ गए। ऐसा नहीं होता। काम कैसा चल रहा है, काम कैसा नहीं चल रहा, उनको ग्राउंड लेवल पे आके देखना पड़ता है, फॉलोअप लेना पड़ता है। इज इट क्लियर?
सो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, केयरफुली प्लान को मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्लान की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। तो प्लान को मॉनिटर करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर एक मैनेजर को ये मेक श्योर करना है, अगर एक मैनेजर को ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो फॉलोअप लेना भी जरूरी होता है। फॉलोअप मतलब क्या, जो चीज़ें चल रही है देखना कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए गाइस, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ वी विल बी स्टडीइंग कि प्लान्स के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया कि प्लान क्या होता है, प्लानिंग वगैरह क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, उसके स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि प्लान्स के भी क्या बाइफर्केशन किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्लान क्या होता है, प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लिस्ट डाउन किया जाता है। अब प्लान्स को भी क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, यानी वो कितनी बार काम आने वाले हैं और उनकी यूसेज कितने टाइम की है, उनकी यूसेज क्या है, इस चीज़ के बेसिस पे प्लान्स को भी क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार में। पहला है सिंगल यूज एंड दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान आपको नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, सिंगल वो वाला सिंगल ही जो आप समझ रहे हैं। सिंगल यूज प्लान का मतलब ये है जो एक ही बार काम आए, और स्टैंडिंग प्लान का मतलब ये है कि जो बार बार काम आए, जो बार बार काम आए। ठीक है, तो आइए इनको और डिटेल में समझते हैं। तो सिंगल यूज प्लान क्या बोलता है, सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो वन टाइम यूज प्लान होते हैं, यानी इसकी ज़रूरत ये एक ही बार काम आते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के जरिए इसको और क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर किसी ऑफिस में, अगर किसी कंपनी में, अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, कोई पीएम आ रहा है, उसे पीएम तो नहीं आ रहा है, पीएम इतना भी वेले थोड़ी ना है, कोई सीएम आ रहा है या कोई और अच्छी पर्सनालिटी आ रही है, तो वो जो पर्सनालिटी जब आएगी उसके रिगार्डिंग डेकोरेशन क्या करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे उनका वेलकम करना है। ठीक है, ये सब वन टाइम प्लान हो जाएगा, यानी वो एक बार आएंगे फिर वो आके चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उधर ही बैठ जाएंगे, वो बार बार आएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। जो चीफ गेस्ट है एक आध बार ही आता है, कोई अगर सीएम हो गया, कुछ भी और भी हो गया, एक ही बार आएगा, तो उस वक्त तो कैसे ट्रीट करना है, ये वन टाइम यूज प्लान होगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जो रिपीट यूज प्लान्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये प्लान्स ऐसी सिचुएशन पे फोकस करते हैं जो सिचुएशंस बार बार होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक ऑफिस में या एक कंपनी में वर्किंग आवर सेट कर दिए गए कि हर एक एम्प्लॉय को सुबह 10 बजे आना है। ठीक है, सुबह 10 बजे आना है और शाम के 6 बजे जाना है। अब इसको बनाया एक बार, लेकिन ये बार बार काम आएंगे। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये काम आते रहेंगे, इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। बनाया एक ही बार है लेकिन ये काम बार बार आएंगे। ठीक है, सबके लिए ये चीज़ लागू कर दी गई कि 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे चले जाना है। ये 8 घंटे की वर्किंग सबके लिए है। ठीक है, तो एक बार बना दिया गया, लेकिन ये सदाबहार जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक यही चीज़ चलती आएगी, तो इसकी यूसेज बार बार है। लेकिन सिंगल यूज प्लान की जो यूसेज होती है वो एक ही बार की होती है। ठीक है, फिर ये डिज़ाइन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो बार बार नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, बनाए एक ही बार जाते हैं, लेकिन इनकी जो यूसेज होती है वो सालों साल तक रहती है। ठीक है, जिसके जो अभी आपको एग्जांपल बनाया कि वर्किंग आवर सेट कर दिए गए, सुबह 10 बजे आओ और शाम को 6 बजे चले जाओ। ठीक है, तो वो फिर सदाबहार के लिए है। फिर सिंगल यूज प्लान में क्या होता है, ये यूनिक सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। जिसके एग्जांपल दिया था कि अगर चीफ गेस्ट आ रहा है तो चीफ गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, तो ये यूनिक सिचुएशन हो गई। उस वक्त कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वो सिंगल यूज प्लान आपको बताएगा। ठीक है, फिर क्या है, ऑल्दो सम रिविजन्स एंड अपडेट्स आर मेड इन दिस प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स में क्या होता है, एक बार बना दिए गए, बार बार तो ये काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें वक्त के साथ कुछ रिविजन्स वगैरह ही करने पड़े। जैसे कि पिछले 5 साल तक ऐसा हो रहा था किसी कंपनी में कि 10 बजे आना है, 6 बजे चले जाना है, लेकिन उन्होंने अब ये किया कि यार बहुत काम हो जाता है, सब थक जाते हैं, तो सैटरडे को हम हाफ डे दे देंगे। सैटरडे को ऐसा होगा कि आपको 10 बजे आना पड़ेगा और 3 बजे ही चले जाना पड़ेगा। ये उन्होंने रिविजन कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं उस प्लान को ही कैंसिल कर दिया, प्लान तो वही है, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे एडिशंस डिलीशंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जो सिंगल यूज प्लान की जो ड्यूरेशन होती है, जो लेंथ होती है, ठीक है, वो एक्टिविटी या गोल पे डिपेंड करती है।
यानी अगर कोई चीफ गेस्ट 3 घंटे के लिए आ रहा है तो उसकी वैलिडिटी 3 घंटे तक ही रहेगी उस प्लान की। जैसे ही वो गया तुरंत प्लान भी वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान्स क्या करते हैं? इट इज डिजाइन टू एंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। वो ये मेक श्योर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशंस है, जिसमें काम चल रहा है, वो बढ़िया तरीके से चलता रहे, वो एफिशिएंट वे में होता रहे। जैसे कि सुबह 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, ये 8 घंटे की वर्किंग है ना, तो ये सबके लिए है और वो इसलिए है ताकि सब अच्छे से आए, सब टाइम पर जाएं। ठीक है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना हो, सबके लिए सब कुछ बराबर है, तो वो ऑपरेशंस अच्छे से चले, इसलिए स्टैंडिंग प्लान्स को क्रिएट किया जाता है। फिर एनहांसेस एफिशिएंसी एंड रूटीन डिसीजन मेकिंग, यानी इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया ही, प्लस साथ साथ में जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है, जो डेली की एक्टिविटीज है, वो भी इंप्रूव होती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। चलिए गाइस, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो डिफरेंस है मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा दिया था कि क्या होता है, उसके डिफरेंस भी उधर के उधर ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के जरिए क्लियर कर दिए थे। अब हम देखेंगे कि कौन सी जो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्ट्रैटेजी वगैरह हो गए, ये सिंगल यूज प्लान में आती हैं या स्टैंडिंग प्लान में आती हैं। ठीक है, यानी सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में कौन सी चीज़ें आती हैं, हम बेसिकली इस स्लाइड में, इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लानिंग सबसे पहले क्या है कि परवेसिव फंक्शन है, यानी सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप लेवल के मैनेजर्स ही इसको परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स को भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो अलग अलग प्रकार के जो प्लान्स हैं, जो मैनेजर से अलग अलग लेवल्स पे बनाए हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, मेथड्स हो गया, रूल्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, बजट से अलग अलग टाइप्स के प्लान बनाए गए हैं। अब इन्हीं प्लान्स को हम आगे डिटेल वे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारा अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस में आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, कुछ भी डिलीटेड, कुछ भी एडेड, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज मेंशन इन रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस में आपको वही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी। चलो, तो और भी कुछ प्रकार के प्लान्स होते हैं जो ना ही सिंगल यूज प्लान्स में आते हैं, ना ही स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। वो होते हैं स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिकॉज ये जो प्लान्स होते हैं जनरली टॉप लेवल के मैनेजर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और वो ओवरऑल प्लानिंग में मदद करते हैं। तो स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स, वो ना सिंगल यूज में आते हैं, ना ही स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। और बाकी के जितने भी ये प्लान्स हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, बजट, ये या तो सिंगल में आएंगे या तो स्टैंडिंग में आएंगे। ठीक है, तो आगे हम इन्हीं प्लान्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार मेरे साथ इधर ही जान लो कि स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ना ही सिंगल यूज प्लान में आते हैं, ना ही स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। तो इनको तो पहले ही अलग कर देना। ठीक है, चलो अब हम डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब हम जानेंगे, और ये ना ही सिंगल यूज प्लान में आता है, ना ही स्टैंडिंग प्लान में आता है। जस्ट अभी ही मैंने आपको बोला था, तो इनको पहले ही अलग कर देना कि ना इनको स्टैंडिंग प्लान में घर की जगह मिली, ना इन बेचारों को सिंगल यूज प्लान के घर में जगह मिली। ठीक है, तो अब ये होते क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स यानी एंड गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है ना, करना क्या है वो बताता है। कौन बताता है? ऑब्जेक्टिव बताता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको 10% का रोल इंक्रीज करना है आगे के 6 महीने में, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। फिर फीचर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो जानते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि करना क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ही हमें ये बताते हैं कि हमारा टास्क क्या रहेगा। ठीक है, फिर बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए ही अलाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, यानी फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है, क्या हमारा टारगेट है, वो ऑब्जेक्टिव ही बताता है। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको 95% लेके आने हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आपको फ्यूचर में 95% लेके आने, तो वो फ्यूचर की पोजीशन बताता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड गोल्स होते हैं, जिसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं। फिर क्या है, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही काम करती हैं। बस वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बच्चों, और कुछ नहीं है।
सर्व्स एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, यानी पूरी बिजनेस प्लानिंग के लिए एक गाइड की तरह एक्ट करता है। जैसे एक कंपनी का ये टारगेट है कि उसको इंडिया में क्या करना है, सबसे अच्छी कार मैन्युफैक्चरिंग बनना है, सबसे ज़्यादा कार्स को प्रोड्यूस करके बेचना है इस साल में। तो सबसे अच्छी कार्स और सबसे ज़्यादा कार्स बन के बिक के कैसे ये चीज़, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, जब सारे डिपार्टमेंट्स उस हिसाब से काम करेंगे। तो सारे डिपार्टमेंट्स का गाइड क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव ही उनका गाइड बन जाता है। ठीक है, फिर फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स बताते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज। जो स्ट्राइव टू रियलाइज बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, किस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है, वो ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, वो कौन बताता है, वो ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। और ये जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही सेट किए जाते हैं। इज इट क्लियर? जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही सेट किए जाते हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्लान। ये भी बेचारा स्ट्रेटेजी है। इस बेचारे को भी ना घर में जगह मिली, ना घाट में जगह मिली, ना इसको सिंगल यूज प्लान में जगह मिली, ना ही इसको स्टैंडिंग यूज प्लान में जगह मिली। ठीक है, अब जानते हैं कि स्ट्रैटेजी होता ही क्या है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली बच्चों डिटेल्ड प्लान होती है, यानी ऑब्जेक्टिव जनरली 1 साल का होता है ना, ऑब्जेक्टिव जनरली 1 साल का होता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिटेल्ड प्लान होती है, वो कुछ ज़्यादा सालों के लिए होती है। वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होती, वो 5 साल में एक बिजनेस को कहाँ तक पहुँचना है, आने वाले 6 सालों में, आने वाले 7 सालों में एक बिजनेस को कहाँ पहुँचना है, ये स्ट्रैटेजी बताती है। ये कौन बताता है? ये स्ट्रैटेजी बताती है। ठीक है, जिसके रिलायंस का या जियो का ये स्ट्रैटेजी है कि हमें इंडिया में या हमें ग्लोबली कहीं भी, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव, जो भी इसकी स्ट्रैटेजी है कि हमें बेस्ट से बेस्ट नेटवर्क हमें प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर्स को। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। हमें इंडिया में ही लीड करते रहना है जब तक हम बने हुए हैं, ये उसकी स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, और भी कंपनीज की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अपने मन से। ठीक है, फिर तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान बोले तो एक डिटेल्ड प्लान होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव किए जाते हैं, ये देख के कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है। अब जियो बोल रहा है, जियो डंके की चोट पे ये अपनी स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि हमें तो इंडिया में बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करना है, हमें ही प्रोवाइड करना है। वो देख रहा है और काबिलियत और किसी में भी नहीं है। अगर एयरटेल वालों में भी है तो हो सकता है एयरटेल वालों के पास इतना पैसा नहीं हो जितना पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, वो ऑब्वियस ही है। तो वो डंकी की छुट पे इसलिए बोल पा रहा है बिकॉज उसको अपनी काबिलियत पता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को उसे एनालाइज किया हुआ है। तो स्ट्रैटेजी कैसे फ्रेम की जाती है? स्ट्रैटेजी बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के फ्रेम की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, यानी उसके रिगार्डिंग अब जो इतना काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें कौन सी मीडिया का सिलेक्शन करना है, कौन सी एडवर्टाइजिंग मोड का हमें सेलेक्ट करना है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हमें कौन सी यूज़ करनी है, टीवी द्वारा करना है या डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग करनी है या हमें इंटरनेट द्वारा, यूट्यूब द्वारा एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है, ठीक है, सिंगल चैनल या डबल चैनल। ठीक है, हु आर द कस्टमर्स हमारे कौन होंगे, इंडिया के ही होंगे या अक्रॉस द ग्लोब होंगे, यानी इंडिया के बाहर के भी होंगी, वो उनको डिसाइड करना पड़ता है, वो उनकी स्ट्रैटेजी में आता है। ठीक है, व्हाट इज द डिमांड कितनी होगी, डिमांड कितनी रह सकती है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में आती हैं। ठीक है, अब जानते हैं स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली बिजनेस का ब्लूप्रिंट लेआउट करती हैं, है ना, बिजनेस का ब्लूप्रिंट लेआउट करती हैं, शोज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को क्या करना रहेगा, है ना, मेन उसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य उसका क्या है जिसके लिए वो सर्वाइव कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी बताता है। उसको आने वाले 5 सालों में, उसको आने वाले 6 सालों में क्या करना रहेगा, कहाँ पहुँचना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी बताती है। ठीक है, whenever a strategy is formulated the business environment needs to be taken into consideration। जब भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, जब भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ज़रूर एनालाइज करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं तुक्के में हम स्ट्रैटेजी को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखना पड़ता है हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है, आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं जो हमारी वर्किंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी पड़ती है। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी क्या करती है, डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, यानी लंबे समय तक, मैं अभी बोल ही रही थी कि लंबे समय तक एक बिजनेस को कैसे काम करना है, ये स्ट्रैटेजी बताती है। जैसे कि अगर स्ट्रैटेजी है
किसी भी जियो की है सपोज कि हमें इंडिया में बस हमें ही बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ये उनकी स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि इंडिया में बस हमें ही बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ये जियो की स्ट्रैटेजी है। तो ऑब्जेक्टिव भी अब उसी तरीके से काम करेंगे। अब उनको पता है कि क्योंकि हमें इंडिया में लीड करना है, हमें इंडिया में नेटवर्क का राजा बनना है, तो उनके ऑब्जेक्टिव भी उसी प्रकार से सेट किए जाएंगे। वो कोई बिल्कुल छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव भी उसी हिसाब से सेट करेंगे। यानी उनको वो बार बार दिखाता रहेगा। स्ट्रैटेजी जो होती है वो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं मोटिवेशन होती है। इज इट क्लियर? चलो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिसीज़ के बारे में। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जाना कि उनको ना ही स्टैंडिंग प्लान में जगह मिली, ना ही उनको सिंगल प्लान में जगह मिली। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्लस ये स्टैंडिंग प्लान्स में काउंट होती हैं, ठीक है। तो पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? पॉलिसी मतलब क्या होता है, कई कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी होती है कि एक सर्टेन सिचुएशन में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एक सर्टेन सिचुएशन में हमें कैसे जवाब देना है, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो पॉलिसी को क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की जनरल रिस्पॉन्स होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ही हो या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, ये कौन बताता है? ये पॉलिसी बताता है, ठीक है। जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपनी की खुद का एक तरीका होता है कि उसको प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है। इसका एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एन एग्जांपल कुछ रिटेल क्लॉथिंग में ये होती है, ये पॉलिसी होती है कि अगर आपको कपड़े रिटर्न करने हैं तो आपको कपड़े 15 दिन के अंदर अंदर ही रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। 15 डेज रिटर्न पॉलिसी रहेगी हमारी। क्या रहेगी? 15 डेज रिटर्न पॉलिसी रहेगी विद प्रॉपर टैक्स एंड बिल, है ना। आपका सामान तब ही रिटर्न हो पाएगा अगर उस प्रोडक्ट पे टैग लगा हुआ है प्रॉपर, जो हमने दिया था आपको, फिर और बिल भी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए। अगर ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, तो उसमें बिल की ज़रूरत नहीं होती, इनवॉइस ही होता है उसमें, तो खैर, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये किसी कंपनी की पॉलिसी हो गई। हाँ, तो पॉलिसी मैटर कर सकती है। कुछ कंपनीज की 30 दिन की रिटर्न की पॉलिसी रहती है, कुछ कंपनीज की 7 दिन की रिटर्न की पॉलिसी रहती है। तो पॉलिसी मैटर करती है, पॉलिसी डिफर करती रहती है, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ के फीचर्स क्या है? पॉलिसीज़ के फीचर्स ये हैं कि वो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी उसी तरफ चैनलाइज होती है। अब इस कंपनी को पता है कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई सामान आया वापस तो ठीक है, तो उसको रिफंड मिल सकता है, तो एक्सचेंज हो सकता है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो भैया आप जानो, आपके काम जाने, हम तो हाथ जोड़ देंगे। तो उसी हिसाब से उनकी एनर्जी भी चैनलाइज होती है, ठीक है। फिर क्या है? मैनेजरियल एक्शन को ये गाइड करती है और स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन ये में मदद करती है। यानी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? जैसे कि इनकी पॉलिसी ये है कि 15 दिन का हम आपको वक्त दे रहे हैं। अगर ये 30 दिन का ही वक्त देने लगे, मान चलो, तो क्या होगा? कस्टमर भी चला गए आजकल पहन के, ठीक है, फिर वापस रिटर्न कर देंगे। 30 दिन का समय बहुत ज़्यादा हो सकता है, 7 दिन का समय बहुत कम हो सकता है इनके लिए। ये सोच रहे होंगे कि अगर 7 दिन का इनको समय दिया तो मान चलो कोई कस्टमर कहीं बाहर गया हुआ है ना, 7 दिन में वो घर नहीं आया और 7 दिन में उसे ट्राई करके नहीं देखा, तो हो सकता है उसके साथ गलत हो जाए। तो उन्होंने 15 दिन की अपनी टाइमिंग सेट कर ली। ये एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, प्लस ये स्ट्रैटेजी को फ्रेम आउट करने में भी मदद करती है, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहे। कस्टमर का ट्रस्ट कब बना रहेगा? जब वो चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म होंगी। अगर कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया तो स्ट्रैटेजी पर भी फर्क पड़ेगा। अगर मान चलो उनकी स्ट्रैटेजी है कि हमें बेस्ट क्लोज प्रोवाइड करने हैं, है ना, बेस्ट क्लोज प्रोवाइड करने हैं, तो अगर कस्टमर का ट्रस्ट ही टूट गया तो उनकी स्ट्रैटेजी भी चौपट पड़ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है? पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कस्टमाइज, अपना तरीका होता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ठीक है, अपना तरीका होता है। एक कंपनी की 15 दिन की पॉलिसी हो सकती है, किसी दूसरी कंपनी की 30 दिन की पॉलिसी हो सकती है, किसी और कंपनी की 7 दिन की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। फिर पॉलिसीज क्या बताती हैं? ब्रॉड पैरामीटर्स बताती हैं जिससे मैनेजर काम करता है। यानी मैनेजर को किस किस दायरे में काम करना है, ये कौन बताता है? ये पॉलिसी ही बताती हैं, ठीक है। फिर देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जरूरी नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम ही पॉलिसी हो, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट
कॉम्पिटिटिव कंपनी ये वेरी कर सकती है। इज इट क्लियर? जैसे कि जो खाने वाले आइटम्स होते हैं उसमें रिटर्न पॉलिसी जनरली नहीं होती है, बहुत कम ही होती है। क्यों? बिकॉज खाने वाली आइटम्स में क्या है यार, हम उसको खा के वापस थोड़ा कर सकते हैं। जो कपड़े वपड़े उनको तो हम फिर से ट्राई करके वापस कर सकते हैं, लेकिन खाने वाले आइटम को हम आधा खा के आधा तो कैसे वापस करेंगे, तो उसमें जनरली नहीं होती है ना। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब वो वेरी करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोसीजर हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कैसी इनकी प्रोसीजर रहेगी, कैसी एक कंपनी की प्रोसीजर रहेगी। जैसे कि अगर किसी कस्टमर को कुछ डाउट वगैरह पूछना है, या उससे एक्सचेंज के लिए, उसे रिफंड के लिए अपने कपड़े लगाए हुए हैं, सामान लगाया हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी? उनको चैट असिस्टेंट पे जाना पड़ेगा। फिर चैट असिस्टेंट क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, है ना। अगर उस चीज़ से भी उसके कस्टमर की जो क्वेरी होगी वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, तो क्या करेंगे? वो 48 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर कॉल लगवाएंगे, फिर कॉल से वो डिस्कस करेंगे, है ना। ये उनकी प्रोसीजर हो गई। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर क्या बोला गया है? प्रोसीजर में रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं जो एडवांस में एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि फ्यूचर कंडीशंस मीटअप हो पाए। ठीक है, दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड। ये एग्जैक्ट तरीका बताते हैं जिससे काम होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर के क्या फीचर्स है? प्रोसीजर के फीचर्स है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी क्रोनोलॉजी होती है स्टेप्स की क्या होती है? क्रोनोलॉजी होती है कि पहले कैसे करना है, फिर कैसे करना है। तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजी होती है। जनरली इनसाइडर्स के लिए ही बनाई जाती है ना। एक इनसाइडर को ही पता है कि इनसाइडर ही डील करता है कस्टमर के साथ, तो इनसाइडर के लिए ही जनरली बनाई जाती है कि अगर कोई कस्टमर अपनी क्वेरी लेके आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ये प्रोसीजर किसको पता होगी? इनसाइडर के लिए ही जनरली बनाई जाती है, बिकॉज इनसाइडर ही फिर डील करते हैं कस्टमर्स के साथ। ठीक है, फिर ये जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। जस्ट मैंने आपको बोला ही, ये जनरली किस में होती हैं? सीक्वेंस में होती हैं। फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ये एक्शंस होती हैं जो कि पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि पॉलिसी है 15 दिन की, कि 15 दिन के अंदर आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आप अपना सामान घर ले जाइए, हम इसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर 15 दिन में इनको कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का सामना कैसे करना पड़ेगा, उस दिक्कत का सामना वो कैसे रखेंगे? चैट असिस्टेंट पे बात करेंगे। अगर उससे भी दिक्कत नहीं होती 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर कोई कॉल करेगा, कोई कस्टमर सर्विस वाला उनको कॉल करेगा। तो बेसिकली उनकी पॉलिसी को कैसे एनफोर्स करना है, ये प्रोसीजर हेल्प करती है। ठीक है, फिर एग्जैक्ट मैनर होता है, एग्जैक्ट तरीका होता है जिससे एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड क्या होता है, यानी इसको हम तरीका बोल सकते हैं। अक्सर बच्चे मेथड या प्रोसीजर या पॉलिसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड अलग है, ठीक है, मेथड इज स्लाइड डिफरेंट। तो मेथड क्या? एक सिस्टमैटिक या एक फॉर्मल वे होता है काम को करने का। एक सिस्टमैटिक या एक फॉर्मल तरीका होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि उस काम को कैसे करना है। ठीक है, तो जो मैनेजर्स एडवांस में डिसाइड करते हैं कि इस काम को करना कैसे है, ताकि हर सारे एम्प्लॉयज़ में, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जिसके मान चलो कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो जूते को कैसे बनाना है? सबसे पहले लेदर से जूते का आकार, सबसे पहले लेदर को काटना है, फिर उस लेदर को काट के उसको शू का शेप देना है, जूते का आकार देना है, फिर उसमें सोल लगानी है, फिर उसमें लेस लगानी है। ये उनका मेथड हो गया। अब ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं कि एक ही एम्प्लॉय करेगा तो बाकी एम्प्लॉय नहीं करेंगे, नहीं, सबके लिए यूनिफॉर्मिटी आए इसलिए मेथड को बनाया जाता है। ठीक है, फिर ये टेक्निक्स को, दीज हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये किस में मदद करती हैं? ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में भी मदद करती हैं। जैसे कि एक जूता बना के बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेदर काटना है, फिर लेदर काट के उसको जूते का आकार देना है, फिर उसमें सोल लगानी है, फिर उसमें लेस लगानी है, फिर उसको पॉलिश करना है। अब सारे बाकी के जितने भी शूज़ हैं वो उसी एक जूते के हिसाब से बनेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने पढ़ा है ना सेकेंड चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, बस वही है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए गाइड की तरह एक्ट करती है कि उनको काम एक्चुअली में करना कैसे है। ठीक है, फिर मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स के क्या फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। तो स्टैंडर्डाइज वे होता है, यानी काम को एक्चुअली में करना कैसे है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। फिर राइट मेथड को सेलेक्ट किया जाता है जिससे टाइम भी बचे, फिर पैसा भी बचे और इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, बाकी का काम जितना भी होगा उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, तो टाइम आपका बचेगा, चीज़ें बार बार डुप्लीकेट नहीं होंगी, ओवरलैप नहीं होंगी। फिर जो मेथड है वो टास्क टू टास्क वेरी कर सकता है,
यानी एक जूते को कैसे बनाना है उसका तरीका अलग हो सकता है, एक चप्पल कैसे बनानी है उसका तरीका अलग हो सकता है, एक बॉटल कैसे बनानी है उसका तरीका अलग हो सकता है, टीवी कैसे बनानी है उसका तरीका अलग हो सकता है। टू टास्क वेरी वो करता है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूल्स हमें नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से ही हमें कुछ समझ आ रहा है कि कायदे कानून तो हर जगह होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली डूज एंड डोंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के डूज एंड डोंट्स होते हैं कि भैया करना क्या है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। ये कौन बताता है? ये बेसिकली रूल्स आपके बताते हैं। जैसे कि एक कंपनी का रूल, एक ऑफिस का रूल हो सकता है कि आपको उस ऑफिस में सिगरेट स्मोक नहीं करना है या आपको शूज़ वगैरह बाहर उतार के आने। आपने जनरली कुछ दुकानों में जब आप जाते हो तो उनके दुकान के बाहर ही लिखा रहता है ऐसे, है ना, लिखा रहता है पैम्पलेट पे कि यहाँ कृपया करके अपने जूते बाहर उतार के आइए। तो वो उनका रूल है, ठीक है, वो उनका रूल है, बेसिकली उनके डूस एंड डोंट्स हैं। तो रूल्स क्या करते हैं? स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस एम्प्लॉयज़ के सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ के बताते हैं, यानी एक एम्प्लॉय को क्या करना है क्या नहीं करना ये रूल बताता है, ठीक है। फिर देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अलाउड इन रूल्स, यानी रूल्स में कोई भी छूट नहीं होती है, जैसे बताए गए हैं आपको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर रूल्स का फॉलो नहीं किया गया, रूल्स का उल्लंघन किया गया तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी सैलरी एक दिन की कट सकती है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि उनको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। फिर रूल्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या होते हैं रूल्स के? कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी क्या करना है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कैसे रहना सहना है, कैसे काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये कौन बताता है? ये आपके रूल्स बताते हैं। क्या बताते हैं? स्पेशली कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है, क्या अवॉइड करना है और क्या फॉलो करना है। ये रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, कंपल्सिव होते हैं नेचर में, यानी आपको फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो नहीं किया गया तो आप पे फाइन लग सकता है, आपकी साड़ी कट सकती है, कुछ भी फिर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती। फिर ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है प्लान का, यानी इसको समझना बेहद आसान है, ठीक है। बेसिकली डूस एंड डोंट्स ही होते हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बजट। अब बजट क्या है? बजट एक ऐसे प्रकार का प्लान होता है जो सबसे थोड़ा सा अलग होता है, जो सारे प्लान से थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है? देखो, इस प्लान को, इस बजट को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है। न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है। किसमें? न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो बजट क्या है? स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, यानी रिजल्ट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। बजट में जनरली जो रिजल्ट होता है जनरली वो मेजरेबल होता है, यानी आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादातर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीस आर फाइनेंशियल इन नेचर, एंड जनरली वो नेचर में फाइनेंशियल होते हैं, यानी मॉनेटरी नेचर के वो होते हैं। लेकिन कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल, बट इट डज नॉट मीन दैट कंपनी प्रिपेयर्स ओनली फाइनेंशियल बजट। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि कंपनी बस फाइनेंशियल बजट ही प्रिपेयर करे, इसके साथ साथ वो और बजट भी प्रिपेयर कर सकती है, रेवेन्यू बजट प्रिपेयर कर सकती है और भी बजट प्रिपेयर कर सकती है। सो अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल बजट के साथ साथ यानी एक चीज़ में कितना खर्चा जाएगा या कितनी लागत है, कैपिटल बजट भी प्रिपेयर किया जाता है। जिसके एग्जाम्पल क्या है? सेल बजट कितना है? सेल्स इन यूनिट कितनी है? 1 लाख रुपए। प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस कितना है? 20 रुपए। तो टोटल सेल्स बजट इनका कितना जाएगा? 20 लाख रुपए जाएगा। यानी इन्होंने अपना बजट सेट कर लिया कि अगर हमें 1 लाख बॉटल्स को बेचना है, 1 लाख बॉटल्स को बेचना है और एक बॉटल की कीमत 100 रुपए है, तो हमारी कितनी, यानी 1 लाख, है ना, 1 लाख इंटू 100, तो आप निकाल लो इतनी इनकी कीमत आएगी, इतना इनका टोटल सेल्स बजट बनेगा, है ना। अब मेरे को काउंट नहीं करना, ठीक है, कुछ आएगा, कितना आएगा यार? 1 करोड़ के समथिंग आएगा, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ बजट क्या है? बजट के अब क्या फीचर्स होते हैं? बहुत ही ईजी है। इसको जनरली न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में निकलता है। फाइनेंशियल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उस टर्म में निकलता है। बाकी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, ठीक है। इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी हम इसको गिन सकते हैं,
फिर सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है कि एक कंपनी ने सोचा होगा कि हमें इतनी बॉटल्स बना के बेचनी है, ये उनका स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअल में जब कितनी बिकेंगी, अगर मान चलो उन्होंने ये सोचा 1 करोड़ की बॉटल्स हमें बेचनी है, लेकिन बिकी 90 लाख की या 80 लाख की, तो 20 लाख का डेविएशन कहाँ हुआ, है ना, उसको कंपेयर करने में ये मददगार साबित होता है। फिर क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स, फ्यूचर की जो जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, उसको क्वांटिफाई करता है, उसको गिनता है। फिर क्या करता है, मैनेजर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है हर एक लेवल पे। प्रोडक्शन मैनेजर का अलग बजट होगा, फाइनेंशियल मैनेजर का अलग बजट होगा, फाइनेंस मैनेजर का अलग बजट होगा, सेल्स मैनेजर का अलग बजट होगा। तो हर एक मैनेजर का अपने अपने स्कोप में, अपने अपने काम में अलग अलग बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं जिससे डेविएशंस का ख्याल रख सकते हैं। जिसके अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 1 करोड़ की सेल्स इन्होंने एक्सपेक्ट की थी और 80 लाख की ही हुई, तो डेविएशन कहाँ गया, तो बाकी का डेविएशन कहाँ गया, कहाँ क्या गलती हुई हमसे, जिस गलती को हम आगे भी सुधार सकते हैं, ये चीज़ हम बजट से जान सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, चलो लास्ट, अब क्या है, अब लास्ट है हमारा, लास्ट है प्रोग्राम, यानी ये लास्ट फीचर है। ठीक है, और इस प्लान में काफ़ी सारे और छोटे मोटे प्लान्स भी आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं देखते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है किस किस का, ऑब्जेक्टिव्स का भी, पॉलिसीज़ का भी, प्रोसीजर्स का भी, बजट का भी, रूल्स का भी, यानी सारी इन चीज़ों को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। जैसे एक अगर किसी कंपनी ने प्रोग्राम चलाया तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए भी ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान्स उसको ड्रॉन आउट करने पड़ेंगे। अकेला प्रोग्राम को कंडक्ट खुद नहीं कर सकती कंपनी, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव सोचने पड़ेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग फ्रेम करनी पड़ेगी वो उनको सोचनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका बजट होगा उस प्रोग्राम का, क्या रूल्स होंगे वो उनको सेट करने पड़ते हैं। तो प्रोग्राम बेसिकली एक डिटेल्ड, एक क्या होता है, डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें काफ़ी सारे और भी प्लान्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लान्स मिलके एक प्रोग्राम बनता है। जो प्रोग्राम होते हैं सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स। जो प्रोग्राम होते हैं बेसिकली पॉलिसीज में के बीच में, प्रोसीजर के बीच में और गोल्स के बीच में लिंक की तरह एक्ट करते हैं, यानी इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठे से अच्छे तरीके से फ्रेम आउट होंगी, ड्रॉन आउट होगी, तभी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, फिर द प्रोग्राम्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। अब अलग अलग लेवल पे भी अलग अलग प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन होना है, अगर कोई ऑलरेडी एक कंपनी है उसकी एक और ब्रांच अगर ओपन करनी है तो ये उनका प्रोग्राम हो गया। अब उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्लान्स बनाए जाएंगे, अलग अलग उसका अलग बजट होगा। ठीक है, तो वो डिटेल्ड प्रोग्राम हो गया। फिर क्या है, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट अगर किसी कंपनी को खोलना है, नया डिपार्टमेंट, नई ब्रांच कंपनी को खोलनी है, तो प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। जैसे कि एक कंपनी पहले फैशन में डील कर रही थी, कॉस्मेटिक्स में डील कर रही थी, अब वो मेडिसिन में भी आ रही है, तो मेडिसिन वाले काम के लिए उसको अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें उसके अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, अलग रूल्स होंगे, अलग प्रोसीजर्स होंगे, तो बेसिकली वो अलग एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब प्रोग्राम्स के क्या फीचर्स होते हैं आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है। ये प्रोजेक्ट की क्या होती है, प्रोजेक्ट की एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है, यानी उस प्रोजेक्ट को कैसे अकम्प्लिश करना है, कैसे अचीव करना है, ये कौन बताता है, ये प्रोग्राम ही बताता है। फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का और रूल्स का। वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नया डिपार्टमेंट खोलना है और कुछ जॉब खोलनी है तो उसके लिए प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये मेक श्योर करती है कि सिस्टमैटिक वर्किंग हो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से हो, हफड़ा दफड़ी ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये बेसिकली एंटायर गेमट ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करता है, यानी सारी एक्टिविटीज़ को एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, फिर इन प्रोग्राम द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट फॉर इट्स प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी प्रोग्राम में छोटी सी छोटी डिटेल भी ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, छोटी सी छोटी डिटेल भी ध्यान में रखी जाती है अपने ही दायरे के अंदर जो दायरा उनका सेट हुआ पड़ा है उसी दायरे के अंदर उनको छोटी छोटी डिटेल का भी ध्यान रखना पड़ता है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ तक इतना ही।
हमने प्रोग्राम्स तक ख़त्म कर दिया है, यही था बस। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड CBSE सिलेबस। ठीक है, अगर ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखाना ना भूले कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, कुछ डाउट है तो डाउट भी पूछे, मैं आपका डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार दर्शाएं। ये जो स्लाइड थी ये किसी मेरी स्टूडेंट ने ही बनाई थी, बैच के स्टूडेंट ने। मैंने सोचा यार कि जो बच्चे होते हैं जब मेरे को थैंक यू की स्लाइड भेजते हैं, उनकी जो स्लाइड्स होती है बस क्लास में ही लगाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों इस बार कुछ अलग किया जाए, मैं उन बच्चों की स्लाइड वन शॉट में भी लगाऊँ। ठीक है, तो ये स्लाइड लगाई है सुमन कुमारी ने। तो सुमन कुमारी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं कमेंट बॉक्स में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगली हमारी वन शॉट की वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।